हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे समरी ऑफ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये करंट का। करंट क्या है? यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है? वो होता है पर यूनिट टाइम जो चार्ज फ्लो करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई को हम डिफाइन करते हैं डी क्यू बाई डी टी से। ये डिफ्रेंसिएशन हो गया चार्ज के वेरिएशन का। सो पर यूनिट टाइम में जितना एक सेकंड में जितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से यहाँ से जो है जितना चार्ज एक सेकंड में फ्लो कर जाता है उसको हम कहते हैं करंट। और यहाँ पर जो चार्ज लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। हालांकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, लेकिन डेफिनेशन में हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं क्योंकि प्लस हमें अच्छा लगता है। यही हम काम हमारे पूर्वजों ने किया था। अब हम देखते हैं पावर सप्लाई का। यदि हम किसी ये करंट किस में फ्लो करेगा? किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा। और हमने आपको बताया है कि यदि किसी भी कंडक्टर में आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार एस्टेब्लिश कर देते हैं तो ये चार्ज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। और फाइनली ये तब तक मूव करता है कि ये जो इंड्यूस्ड कर देता है इसका मूवमेंट की वजह से इधर सारा इलेक्ट्रॉन आ गया और इधर जो है इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी से जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड क्रिएट करता है। इसको इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं। और ये दोनों फील्ड जब सेम हो जाता है तब ये चार्ज का मूवमेंट रुक जाता है। तो अंदर में जो है कंडक्टर के अंदर में फील्ड कितना होता है? जीरो होता है। तो फिर फील्ड जीरो हो गया तो चार्ज अब मूव नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पर करंट कैसे फ्लो करता है? किसी भी कंडक्टर में हम जब कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली ये जो है फील्ड को बढ़ाते रहना पड़ेगा। मैंने ये फील्ड को अप्लाई करते रहना पड़ेगा हमेशा। जैसे कि ये थोड़ा सा फील्ड हमने दिया, उसको उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर हमने पावर सप्लाई किया, फिर हमने एस्टेब्लिश किया फील्ड, फिर वो मूव करेगा, फिर हमने उसको जीरो करना चाहेगा, फिर हम उसको जीरो करने ही नहीं देते हैं। हम पावर सप्लाई से इसको जो है एस्टेब्लिश करते ही रहते हैं हमेशा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, वो बैटरी के द्वारा या और कोई पावर सप्लाई है उसके द्वारा हम उसको वो एस्टेब्लिश करते हैं और इसके वजह से वो करंट हमेशा बहते रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं ओम्स लॉ का। ओम्स का दो लॉ है। एक लॉ तो हम कहते हैं इसको सीधे मैक्रोस्कोपिक लॉ, जहां पर V इक्वल टू आई आर का बात कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक कहते हैं क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी है वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर, उसको हम मेजर कर सकते हैं। आर जो है करंट जो है उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है सो V इक्वल टू आई आर जो है एक ओम्स लॉ है। और दूसरा जो है इसको माइक्रोस्कोपिक ही हम देखें, ये मैक्रोस्कोपिक है। और यदि हम माइक्रोस्कोपिकली देखें इसी को तो हम कहेंगे J इक्वल टू सिग्मा ई। ये J जो है वो है करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। सिग्मा है उसका कंडक्टिविटी और E है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें डेवलप हुआ है। तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन है और दोनों इक्विवेलेंट है। आप यहां से इसको निकाल सकते हो या यहां से इसको निकाल सकते हो। इसके बाद में हमने आपको बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल और उसका डायमेंशन दोनों चीज़ों पर। यहाँ पर जो आपने रेजिस्टेंस देखा, ये रेजिस्टेंस जो है वो होता है रो एल बाय ए। यहाँ पर एल और ए जो है सो डायमेंशन है, शेप साइज ऑब्जेक्ट का जो है ये उसके बारे में बात कर रहा है। और रो जो है वो जो है सो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। कॉपर के लिए रो कुछ और होगा, एल्युमिनियम के लिए रो कुछ और होगा। तो इस तरह से ये रो आर जो है रेजिस्टेंस जो है वो केवल मटेरियल के प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो ये भी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि लेंथ कितना है और क्रॉस सेक्शन कितना है जिसको उस कंडक्टर का जिसमें ये फ्लो कर रहा है। और ये जो रो दिख रहा है इसका हम इन्वर्स ले लें तो उसको कहते हैं कंडक्टिविटी। ये रो जो है सो रेसिस्टिविटी कहलाता है और सिग्मा यहाँ पर जो है कंडक्टिविटी कहलाता है, जो आपने माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ में देखा। ये कंडक्टिविटी है। यहाँ पर ये मैं आपको और भी बता दूं कि ये रो जो है मटेरियल का प्रॉपर्टी है, लेकिन ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। टेम्परेचर और प्रेशर आप चेंज कर दीजिए तो ये रो जो है या फिर कंडक्टिविटी जो है वो चेंज कर जाता है। अब हम बात करते हैं कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। देखिए तीन तरह के मटेरियल जो है सो इलेक्ट्रिक
करंट के हिसाब से है। एक है कंडक्टर जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करता है, इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करता है, और सेमी कंडक्टर ये दोनों के बीच में है। तो कंडक्टर जो है उसका रेसिस्टिविटी वो कम होता है। वो कितना होता है? वो होता है 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर का। ये कंडक्टर के लिए है। इंसुलेटर के लिए जो है ये इसका बहुत ज़्यादा टाइम्स होता है, 10⁻22 टू 10⁻24 टाइम्स ज़्यादा होता है। कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी है उससे कहीं बहुत ज़्यादा होता है। देखिए कितना ज़्यादा, 10⁻22 टू 10⁻24 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो इससे करंट इसलिए फ्लो नहीं करता है। और सेमी कंडक्टर जो है सो उसका रेसिस्टिविटी ये दोनों के बीच में रहता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहता है। और जो ये सेमी कंडक्टर कंडक्टर है जिससे हमारा कंप्यूटर फोन सब चलता है, मेनली दो तरह की चीज़ें हम बात करेंगे, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम का। ये दो मेन सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, इसके अलावा भी बहुत और हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चार्ज कैरियर का। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं उसमें आपको करंट में बताया गया कि चार्ज जो है सो फ्लो करता है और वो पर सेकंड जो फ्लो करता है उसी को करंट कहते हैं। अब चार्ज कहाँ पर आता है? यदि हम मेटल की बात करें तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही चार्ज कैरियर है। लेकिन ये चार्ज कैरियर हमेशा इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे जरूरी नहीं है। मेटल में तो ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये मेटल में इलेक्ट्रॉन है, सब जगह इलेक्ट्रॉन हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि आप इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, पानी में जो नमक थोड़ा घोल दीजिए वो इलेक्ट्रोलाइट बन गया। अब वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वहाँ पर आपका सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो है, तो ये आयन जो है वही चार्ज कैरियर है। दोनों बोथ ये दोनों ही चार्ज कैरियर हैं। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है सो दोनों ही चार्ज कैरियर है। तो चार्ज कैरियर ये चेंज कर जाता है। इसके बाद बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब जैसे कि हमने बताया कि करंट जो है जब बहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चार्ज कैरियर मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और उसके ऊपर हमने वो मूव कब क्यों करता है? क्योंकि उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से उस पर तो फोर्स लगना चाहिए, और फोर्स लगने से एक्सलेशन क्रिएट होगा। एक्सलेशन क्रिएट होने से उसका स्पीड लगातार बढ़ना चाहिए, लेकिन वो लगातार नहीं बढ़ता है, वो कोलिजन हो जाता है। जो लैटिस है, जो क्रिस्टल का आयंस है, उससे कोलिजन होता है, और कोलिजन के बाद में वो अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है उस एटम को, और वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है जिससे वो गर्म हो जाता है। और इस सब प्रोसेस में क्या होता है, उसका स्पीड सेम रहता है। ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड है, वो चेंज नहीं करता है, और ये बहुत कम होता है, यह कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो जिस इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यह बहुत ही कम होता है, मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। तो पावर प्लांट से जो बिजली चली है वो आपके घर तक आने में उसे सालों लगेंगे, लेकिन बिजली तुरंत एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन आपके घर तक आएगा तब बिजली आएगा ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो वो एक बार डेवलप हो जाए, और उसका डेवलपमेंट जो है सो लाइट की स्पीड से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइट की स्पीड से चलता है, न कि इलेक्ट्रॉन के साथ में चलता है। तो लाइट के जो स्पीड है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, तो लाइट के स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, 3000 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इमीडिएटली आप पावर प्लांट से आपके घर तक एस्टेब्लिश हो जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पर है पावर प्लांट के पास में है वो वाला आपके घर में आके, या जो कैरियर है कंडक्टर है उसमें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, वो मूव करता है, हर जगह मूव करता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है, और ये मूव कर रहा है, और यहाँ मूव कर रहा है मतलब करंट आपके घर में आ रहा है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने दिया था, निकाला था, वो था कितना? वो था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने उसमें एस्टेब्लिश किया है थ्रू पावर सप्लाई, या इलेक्ट्रॉन का मास, और ये टाव ये है मीन कोलिजन वेलोसिटी। जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है लैटिस के साथ हमेशा टकराता रहता है ना, तो वो जब लैटिस के साथ टकराता है तो टकराने में जो टाइम लगता है उसका एवरेज, सारे इलेक्ट्रॉन का सारे जो टाइम है उसका एवरेज हम निकाल लें तो उसको टाव कहते हैं।
तो इसका हम वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है इन तीन चीज़ों पर, ये चार्ज पर, मास पर, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर। आप ज़्यादा फील्ड अप्लाई कीजिएगा तो वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा। और ये टाव पर, टाव है मीन कोलिजन टाइम। आप यदि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, राइट, मतलब टाव घट जाएगा, टाव घट जाएगा तो स्पीड जो है सो यहाँ पर कम हो जाएगा इसका वीटी का। तो आप टेम्परेचर जब बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड, वो है स्पीड जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो घट जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी जो है, जैसे ओम्स का लॉ हमने जो दिखाया था आपको, जे इजकल टू सिग्मा ई, वेक्टर फॉर्म था और माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन है ओम्स लॉ का। इसमें जे जो है वही करंट डेंसिटी है, और ये करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो होता है आई डिवाइडेड बाय ए। और इसका डायरेक्शन होता है करंट के डायरेक्शन में, जो भी है करंट के डायरेक्शन में इसका होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो करंट का डायरेक्शन को ऑपोजिट आ जाएगा, नहीं, करंट का डायरेक्शन भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, देखिए यहाँ पर। और इसका मैग्नीट्यूड होता है करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यदि आपके पास कोई कंडक्टर है ये, और यहाँ पर आप एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर करते हैं ए, और इससे होकर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो करंट डेंसिटी है वो आई बाय ए है। यहाँ पर डेंसिटी देखने के साथ आप ये मत समझ लीजिए कि यह जो है सो हम पर यूनिट वॉल्यूम का बात कर रहे हैं। करंट डेंसिटी बात कर रहा है, लेकिन करंट पर यूनिट ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो भी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये करंट डेंसिटी जो है वो आपको किस तरह से दिया जाता है, वो आपको दिया जाता है NEVD। ये रिलेटेड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू N टाइम्स E टाइम्स VD। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो कंडक्टर है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो वो जो चार्ज कैरियर हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम जो है कितना है, उसका डेंसिटी कितना है, वह है टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मेटल के लिए ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, एन का वैल्यू जो है सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ समथिंग लाइक 10 टू पावर 28 29 होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो हालांकि जो VD बहुत कम है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बहुत कम है, लेकिन एन के बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपके पास कुछ अप्रोप्रिएट करंट जो है, जो ऑर्डर ऑफ 1 एम्पियर 2 एम्पियर 4 5 एम्पियर जो आपके घरों में आता है वो चलता है इसी की वजह से। तो आप यदि एक ऐसा कंडक्टर लें जिसमें एन का वैल्यू बहुत कम हो, तो वो करंट आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम करंट मिलेगा। रेसिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। अभी इसके पहले हमने बताया था कि रेसिस्टिविटी जो है सो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसको देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, आप जो है सो ओम्स लॉ लिख सकते हैं, जे इक्वल टू सिग्मा ई, और जे के जगह पर अभी लिखा हमने NEVD, NEVD लिख सकते हैं। सिग्मा ई जो है सो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निकाल कर लिख सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ई आया था, तो MVD बाय ई टाउ, MVD बाय ई टाउ। ये दोनों जगह से VD खत्म हो गया और आपको आ गया सिग्मा का वैल्यू। ये सिग्मा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को लिख सकते हैं 1 बाय रेसिस्टिविटी, 1 बाय रेसिस्टिविटी। और यहाँ से आपको ये जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है वो आ जाएगा M/NE² टाउ। अब आप यहाँ से जो है सो देख सकते हो कि ये कैसे डिपेंड करता है, ये किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। देखिए ये जो रेसिस्टिविटी है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के मास पर, यदि हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। एन नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और टाउ एवरेज कोलिजन टाइम। अब देखिए टेम्परेचर पर यहीं से रिलेशन आता है कि टेम्परेचर को हम यदि बढ़ा देते हैं तो ये टाउ जो है सो घट जाता है, और टाउ जब घट जाएगा तो रो जो है सो बढ़ जाएगा।
तो इस तरीके से टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी घट जाता है। ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं। यदि हम दूसरी चीज़ों को बात करें, जैसे कि हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो उसमें क्या होगा? सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि एक्जैक्टली सेम चीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टाउ घटेगा, तो चार ये इसको बढ़ना चाहिए, राइट। लेकिन सेमीकंडक्टर में टाउ को टेम्परेचर बढ़ाने से एन का वैल्यू भी बढ़ता है और ए जो है सो डोमिनेंट होता है इस पर। ये ज़्यादा इफेक्टिव है इसके कंपेयर में, और इसकी वजह से ये जो बढ़ गया है तो रो घट जाएगा। तो सेमीकंडक्टर में इसलिए घट जाता है। ये जो है सो घट के इसको बढ़ाना चाहता है, रो को ये घट के बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये बढ़कर घटाना चाहता है। बढ़ेगा, यहाँ पर नीचे में है तो घटाना चाहेगा। इसका इफेक्ट ज़्यादा है, ज़्यादा इफेक्टिव ये है, इसका ये डोमिनेट करता है और ये रिजल्ट रो जो से घट जाता है। किस तरीके से डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पर? टेम्परेचर पर जो है सो डिपेंड करता है कुछ इस तरीके से। रो कोई टेम्परेचर है, रो जीरो कोई रेफरेंस टेम्परेचर है, टाइम्स 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर थीटा है। इस तरीके से डिपेंड करता है। लेकिन ये हर जगह डिपेंड नहीं करता है। ये लीनियर रेजिम है और लीनियर रेजिम हर जगह लागू नहीं होता है। कुछ जगहों में जो है, मतलब जो रूम टेम्परेचर के आसपास के एरिया है वहाँ पर ये इस तरह से डिपेंड करता है। लेकिन जब उससे दूर जाएंगे, बहुत टेम्परेचर जीरो से नीचे जाएंगे, तो वो इस तरीके से डिपेंड करता है। ये जो रेसिस्टिविटी है वो कुछ इस तरीके से जाने लगता है, चेंज कर जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है। ओके, इसके बाद में है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है सो क्या हर जगह काम करता है? ओम्स लॉ हर जगह काम नहीं करता है, इसका लिमिटेशन। ये कंडक्टर में काम करता है, लेकिन कंडक्टर में भी हर जगह काम नहीं करता। वो क्या करता है? ओम्स लॉ जो है सो, ओम्स लॉ में देखना है आई और आर जो है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कंडक्टर में ही यदि आप बहुत ज़्यादा चार्ज दे दोगे तो इसको ऐसे जाना चाहिए, तो ये यहाँ से निकलता तो ठीक है, लेकिन इसके बाद में ये थोड़ा ऐसे हो जाता है, आई भी, तो ये डेविएट कर जाता है। सेमीकंडक्टर में आप देखो तो उसका पूरा उल्टा चलता है। ये सेमीकंडक्टर है, आई वर्सेस आर भी। यहां पर आप देखिए करंट आप बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, तो नहीं, ये तो टेम्परेचर का है ना, ये तो टेम्परेचर है। सेमीकंडक्टर में जो है ये टेम्परेचर के साथ में है। यदि और इसका हम देखें तो यहाँ पर दिखता है सेमीकंडक्टर, मान लीजिए एक डायोड ले लें और आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये कुछ ये ऐसे दिखता है। पहले तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, उसके बाद में बहुत तेजी से बढ़ता है। और इधर इधर जो है सो बहुत ही धीरे से, एकदम बहुत ही, ये बहुत छोटा एकदम है, वेरी वेरी स्मॉल है ये। कंडक्टर में आप यदि वोल्टेज को आप रिवर्स कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट जो है ऐसे ही दिखेगा, राइट। यदि कंडक्टर यहाँ पर हम बनाएं और ए आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हमने ऐसे कर दिया, यदि हम वोल्टेज को रिवर्स कर दें तो ऐसे ही चलता जाएगा, करंट का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट तो होता है, लेकिन ये बहुत कम चलता है, केवल एक डायरेक्शन चलता है। डायोड है, यूनि डायरेक्शनल है, तो यहाँ पर भी फेल कर जाता है, ओम्स लॉ फेल कर गया यहाँ पर। इसके अलावा कुछ स्पेशल मटेरियल है जहां पर भी ये फेल करता है। उसमें एक है कैडमियम, गैलियम आर्सेनाइड है एक, उसमें तो आपको बहुत ही अजीब तरह से दिखेगा। एक लीनियर रेजिम है,
फिर यहाँ से नॉन लीनियर रेजिम आया, फिर ये निगेटिव में आया, ऐसे ये निगेटिव आया। देखिए आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लीनियर रेजिम है, उसके बाद नॉन लीनियर रेजिम है, उस इसके बाद में यहाँ पर देखिए इसका स्लोप निगेटिव है, निगेटिव है मतलब रेजिस्टेंस निगेटिव है, निगेटिव रेजिस्टेंस भी आया। तो ये सारे चीजें जो है सो दिखाई देता है। तो ओम्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है सो मोर और लेस ये वैलिड है, लेकिन हर जगह वैलिड नहीं है। बहुत ज़्यादा करंट देंगे तो यहाँ पर जो है सो आपका ये वेरिएशन दिखाता है, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा एक्चुअली। ऐसे ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें, बैटरी इन सीरीज एंड पैरेलल। तो बैटरी जो है आप देख लीजिए, यदि बैटरी को सीरीज में आप लगाते हो, ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये बैटरी है, ठीक है, और ये तीनों बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये सीरीज में लगा सकते हो, पैरेलल में लगा सकते हो। पैरेलल में लगाने का मतलब है सबका एक साथ में जो है एक टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, ये कोई भी टर्मिनल हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरा टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो ये पैरेलल में हो गया। पैरेलल में जब सीरीज में जब है तो जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो हो जाएगा सबका सम, और रेजिस्टेंस भी इफेक्टिव जो है वो हो जाएगा सबका सम। जबकि हम इधर देखें यदि पैरेलल में, तो यहां पर जो इफेक्टिव है इसका ईएमएफ, ये ईएमएफ है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो उसको यदि मुझे डिवाइड करें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, तो हमें मिलेगा सम ओवर ई आई बाय आर आई। तो जितना भी बैटरी आपको दिख रहा है उसका ईएमएफ को डिवाइड कर देते हैं उसका रेजिस्टेंस से, और इसका सम अप करते हैं विथ पोलरिटी। यहाँ पर जो सम लिख रहे हैं विथ पोलरिटी है ये, यदि पोलरिटी लेफ्ट में है तो प्लस ले रहे हैं, राइट में है तो माइनस लेंगे विथ पोलरिटी। तो उस हिसाब से दो बैटरी को यहाँ पर आमने सामने रख देते हैं ऐसे, ये रहा आपका, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसे हमेशा टेल की तरफ दिखाते हैं, ये दोनों। और तब हम पूछें कि ये दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है, इसका ईएमएफ कितना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ, और मान लीजिए दोनों सेम है, सेम नहीं भी है तो भी चलेगा, तो एक का माइनस E2 ये आएगा, घट जाएगा। तो मैक्सिमम यदि आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ जो मिलेगा सीरीज या पैरेलल कनेक्शन से, वो किस में मिलेगा, सीरीज में मिलेगा जब सबका पोलरिटी सेम होगा। तो 4-5 बैटरी यदि आपको लगाना है टॉर्च में, मान लीजिए पुराना जमाने का टॉर्च जो बड़ा वाला है रहता था, उसमें 3-4 बैटरी आप एक साथ में रखिए कनेक्शन सेम विथ सेम पोलरिटी का, तो जो है सो आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलता था। और यदि एक उलट देंगे तो एक ही एक्चुअली आप इफेक्टिवली आपको पावर दे रहा है। यहाँ पर आप चाहे जितना भी लगा लीजिए, आप इफेक्टिव पावर जो है जो सबसे छोटा है उससे कम रहेगा। और यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलता है इस केस में, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/RI उसका सम। तो ये था इफेक्टिव ईएमएफ फॉर ए बैटरी व्हेन वी कनेक्ट इन सीरीज एंड पैरेलल। यदि सेम चीज हम बैटरी को हटा दें, हम मान लेते हैं कि हमारा जो बैटरी सबका जो है सो EI 0 कर दिए, अब हमारे पास बैटरी नहीं है, क्या बच गया, केवल रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस सीरीज में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, जस्ट सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। यहाँ पर भी यदि हमने इसको ये कर दिया, सारे बैटरी का ईएमएफ जो है सो 0 कर दिया, तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, रेजिस्टेंस बचा इन पैरेलल। और वो पैरेलल रेजिस्टेंस कितना होता है उसका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का जो इन्वर्स है वो होता है सम ओवर इन्वर्स ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। तो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं कि यदि आपके पास दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में और आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप कैसे निकालते हो, आप निकालते हो प्रोडक्ट कर लेते हैं पहले दोनों का और सम से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे आप निकालते हैं। दो से यदि ज़्यादा रहा तो
तो 3 है तो 3 को तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे और नीचे में हम पेयर कर लेंगे सबका। देखिए यहाँ पर नीचे कितना है, 1 2 3, यहाँ पर 1 है तो 2 चला जाएगा। यहाँ पर देखिए इस केस में 1 2 है और एक यहाँ पर बचा हुआ है तो एक तो यहाँ पर कटेगा, इसलिए यहाँ पर 1 डिग्री का था। अब यहाँ पर 1 रख लेते हैं, ये R2 R3 है तो इसी R2 R3 के तरह का जितना भी पॉसिबल पेयर है वो सबको ऐड करेंगे, जैसे कि R1 R2 R2 R3 R3 R1। आपको 3 में से 2 को पेयर करना है, उसका 3 ही कॉम्बिनेशन आएंगे, 3 ही, तो तीनों को लेना है। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यदि आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में, मान लीजिए 3 है और सब सेम है, R R R है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 का लेके 3 से डिवाइड कर देंगे, सब सेम रहेगा तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस से, और यदि पैरेलल में रहेगा तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका। उसके बाद है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ जो है सो बहुत ही पावरफुल है। इसके 2 लॉ हैं किरचॉफ्स लॉ के। पहला लॉ जो है वो है जंक्शन लॉ और दूसरा लॉ जो है वो है लूप लॉ। लूप लॉ, जंक्शन लॉ क्या कहता है, जंक्शन लॉ कहता है कि आपके पास बहुत सारे सर्किट्स में एक कोई पॉइंट मिलेंगे हमेशा, जिसमें से कहीं से करंट आ रहा है I1, करंट आ रहा है I2 और करंट जा रहा है I3 I4 I5। तो ये कहता है कि सम ओवर ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ओवर आउटगोइंग करंट। जितना करंट आ रहा है उतना करंट बाहर जा रहा है, इसका मतलब है नो चार्ज एक्यूमुलेशन। कोई भी चार्ज यहाँ पर, करंट किससे बना हुआ है, करंट मतलब चार्ज पर सेकंड जो आ रहा है उसी को कहते हैं ना, तो चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं करता है, नो चार्ज एक्यूमुलेशन। एट जंक्शन। और दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि यदि आपके पास कोई भी सर्किट है उसमें लूप मिलेंगे आपको, ये मान लीजिए बैटरी है, ये दूसरा बैटरी है, ये लूप मिलेंगे और ये कंप्लीट जो लूप है यहाँ पर मान लीजिए R1 है, ये एप्सिलॉन 1 E1 है, R2 है, E2 है, R3 है, तो इसमें आपको करंट जो फ्लो कर रहा है, मान लीजिए करंट इधर फ्लो कर रहा है I, तो आप जो एक लूप में जहाँ से चले हैं वहीं पर वापस आ जाइए। लूप तो तभी बनेगा ना जहाँ से हम चले हैं वहीं से वहाँ पर फिर वापस आ गए, तो उस लूप में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द ये जो डिवाइसेस यहाँ पर हैं, डिवाइसेस कहने का मतलब है एलिमेंट्स यहाँ पर है, जैसे कि रेजिस्टेंस है, बैटरी है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, जो भी पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, उसके अक्रॉस जो ड्रॉप होता है पोटेंशियल का, उसको यदि हम सम करेंगे इन ए लूप तो वो 0 आएगा। और रीजन क्यों आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर इसका पोटेंशियल कुछ है, मान लेते हैं भी नॉट है, और इधर से घूम फिर के आ रहा पोटेंशियल, यहाँ पर ड्रॉप करके यहाँ चेंज हो गया, यहाँ ड्रॉप करके यहाँ चेंज हो गया, लेकिन लास्ट में यदि उसी पॉइंट पर आते हैं तो इसका पोटेंशियल तो यहाँ पर अब भी वही है भी नॉट, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, वही फाइनल पॉइंट भी है, तो पोटेंशियल इनिशियल और फाइनल का सेम है, तो डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। ये वही है भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, यहाँ दोनों सेम पॉइंट है, I और F सेम पॉइंट यदि हो गया तो उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा और इसलिए डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसलिए 0 है। तो ये दोनों को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग करंट बता सकते हैं, किसी एलिमेंट के अगेंस्ट अक्रॉस जो रजिस्टर कितना वोल्टेज कितना है वो बता सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये किरचॉफ्स लॉ है। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं, लास्ट में देखते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक ब्रिज है। पहले ब्रिज किसके बीच में बनेगा सो देख लीजिए, ये देखिए एक रेजिस्टेंस है, इधर से जा रहा है, इधर से निकल गया, ए से जाना है थ्रू बी और सी पर जाना है, चला गया, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता उसका पास ये है, डी होकर रास्ता है। तो एक एबीसी रास्ता हुआ और एक एडीसी रास्ता हुआ।
अब ये दोनों रास्ता है इधर, आप यदि ये दोनों रास्ता को कनेक्ट कीजिए तो वो ब्रिज बन गया, ये जो है आपका ब्रिज हो गया। ठीक है, तो ये ब्रिज हो गया है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंडीशन है ये है, व्हीटस्टोन ब्रिज इटसेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जब ये बैलेंस्ड हो जाता है, और बैलेंस का कंडीशन ये है कि इसका ए रेजिस्टेंस कोई भी एक साइड में R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ये कंडीशन है। या फिर R1/R3, यहीं से देख सकते हो, R1/R3 इक्वल टू R2/R4। यदि ए हो जाता है तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। और इस केस में आप कह सकते हो कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल वही है जो डी पॉइंट पर पोटेंशियल है, और इससे होकर कोई करंट, मान लीजिए इसको IG कहते हैं, यहाँ पर गैलोनोमीटर लगा देते हैं, तो गैलोनोमीटर होकर कोई करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। और जब इससे होकर कोई करंट फ्लो नहीं करता है तब हम इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा तो बेकार में पड़ा हुआ है। और उसके बाद में R1 और R2 दोनों जो सीरीज में है, R3 R4 दोनों जो सीरीज में है, और ये दोनों कंबाइंड के साथ में पैरेलल में है। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ए और सी के बीच में, वो हम निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज यदि बैलेंस्ड हो गया है तो हमारे लिए काम काफ़ी आसान हो जाता है। यदि बैलेंस नहीं है तो आपको ये इसमें किरचॉफ्स लॉ वगैरह लगाना पड़ेगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए यदि बैलेंस नहीं है तो एक और चीज़ है, वो है सिमेट्री। ये आपकी मदद कर सकता है, आपका कैलकुलेशन को काफ़ी आसान कर सकता है। जैसे कि इसी केस में देख लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पर जो है सो एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा है इससे वो आपको बताना है, या कुछ भी इसी तरह का। लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया है। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये मान लीजिए आपका 10 ओम है, ये मान लीजिए आपका 20 ओम है। यहाँ रेशियो कितना आया, 1:2। अब यहाँ पर जो है सो हम 20 ओम और ये 10 ओम कर दिए। 10 20, ये देखिए 20 यहाँ, ये 20 यहाँ, ये 10 यहाँ है, 10 यहाँ है। और इसको आप कुछ भी रखिए, कुछ भी रखिए, फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम सिमेट्री यूज कर सकते हैं। सिमेट्री ये यूज करेंगे कि ये 10 ओम देखिए और ये 10 ओम देखिए, ये दोनों सिमेट्रिक है। ये 10 ओम क्या देखता है कि भाई हम यहाँ से निकल के जाते हैं, ये 10 ओम देखता है कि हमारा जो बैटरी से सीधे करंट आ रहा है, और उसके बाद में हम एक 5 ओम को क्रॉस करते हैं और सीधे एक तरफ से तो 5 ओम और 10 ओम को क्रॉस करके हम टेल पर पहुंच जाते हैं बैटरी का, और दूसरा रास्ता हमारे पास 20 ओम को क्रॉस करके हम टेल पर पहुंच जाते हैं। ये 10 ओम क्या देखेगा, ये देखेगा कि एग्जैक्टली सेम, कि ये 10 ओम जो है सो एक तो हमारा बैटरी के साथ कनेक्शन है इधर डायरेक्ट, दूसरा हम 20 ओम के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, या 5 और 10 के साथ में हो सकते हैं। एग्जैक्टली सेम जो ये देख रहा था, ये देख रहा था एक रास्ता था इसका 20 ओम डायरेक्ट बैटरी, दूसरा रास्ता था इसका 5 ओम 10 ओम बैटरी। इसके लिए देखिए आप क्या देख रहा है, ये क्या देख रहा है 10 ओम। पहला चीज ये देख रहा है कि डायरेक्ट बैटरी, और तीसरा चीज तो लिखा ही नहीं यहां पर, कनेक्टेड टू बैटरी है। एक इंट तो कनेक्टेड है ना बैटरी से, 1 इंट, और ये दूसरा इंट के लिए बात कर रहा हूं। बैटरी का एक इंट कनेक्टेड है यहाँ पर, इसका भी 1 इंट कनेक्टेड है बैटरी से। बस इसका पॉजिटिव कनेक्टेड, इसका नेगेटिव कनेक्टेड है, लेकिन कनेक्टेड तो है। ये 0 वाला है, और 1 वाला जो है सो क्या देख रहे हैं, इसी की तरह ये भी 20 ओम को क्रॉस करता है, देखिए इधर से, और ये पहुंच जाता है ऑपोजिट एंड। 20 ओम को क्रॉस किया, ऑपोजिट एंड पहुंच गया। या फिर ये 5 ओम और 10 ओम क्रॉस किया, और तब बैटरी का ऑपोजिट एंड पहुंच गया।
यहाँ पर है 20 के बाद बैटरी पहुंच गया, 20 के बाद बैटरी पहुंच गया, 5-10 के बाद में बैटरी पहुंच गया, 5-10 के बाद में ऑपोजिट एंड ऑफ बैटरी पहुंच गया। तो ये एक्जैक्टली सेम है। तो ये दोनों 10 ओम जो है सो सिमेट्रिक में है। वैसे ही भी 20 ओम दोनों भी सिमेट्रिक में है। और इस सिमेट्री होने की वजह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम सिमेट्रिकल करते हैं। मान लीजिए इसमें करंट जो है सो I1 फ्लो कर रहा है और इसमें I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये I1 करंट जो है ये 10 और 10 ओम सिमेट्रिक है, तो इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें भी I1 करंट ही फ्लो करेगा। इसमें बैटरी से करंट आ रहा है, इसमें बैटरी को करंट जाएगा। ये दोनों 20 है, बैटरी से 20 आ रहा है, बैटरी को 20 जाएगा। I1 यहाँ पर, I1 यहाँ पर, I2 यहाँ पर, I2 यहाँ पर। इसमें क्या करंट जाएगा? I1 निकल के इधर I2 बन गया, तो इससे होकर कोई करंट तो जाएगा। कितना करंट जाए यहाँ से? तो I1 में से I2 उधर चला गया, तो जो बच गया वो जाएगा, I1 माइनस I2 करंट इसमें जाएगा। ये I2 इसके साथ मिल जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद इधर चल रहा है, तो I2 खत्म हो गया, I1 आ गया। तो ये जो सिमेट्रिक आप किए, इससे आपका एक इक्वेशन जो है कम हो गया और लाइफ इजी हो जाएगा सॉल्यूशन करने में। आप देखोगे एक्सरसाइज में। तो ये था सिमेट्रिक, ये था समरी ऑफ दिस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रॉब्लम्स को, इसके एक्सरसाइज को। थैंक यू।